On. जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम टू योर एच टू स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन और आज जो क्लास होने वाली है वह हम लोग लेक्चर 2 की क्लास करेंगे। इसमें जो हम लोग का क्लास हो रहा था वह क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग आज लेक्चर 2 होगा है ना, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। यानी यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग का जो अध्याय 2 चल रहा है और अध्याय 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी हम लोग इसने यहाँ पर नेशनल जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में जो लेक्चर 2 होगा, आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर कल से हम आपको लास्ट में कुछ बोले थे करने के लिए, होमवर्क के रूप में आपको हम दिए थे। क्या चीज दिए थे कि प्रत्येक क्षेत्र की विविधता यानी विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग अगर लेक्चर 1 देखें तो आपको मालूम होगा कि हर एक गतिविधियां अलग अलग है, हर एक क्षेत्र की गतिविधियां अलग अलग है। तो उन सारी गतिविधियों को हम गणना कैसे करते हैं, यानी हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अगर हमें पता चल, अगर हमें यह जानना हो कि टोटल सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या है, हमें पूरा पता करना हो, तो हम उसको उत्पादन, ये टोटल उत्पादन है तो उसको हम जानते कैसे हैं, कैसे जानते हैं, कैसे हमें इसे हम जानते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है, देखिए यहां पर बोल रहा है कि आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। ऐसे सब कोई सोचता है कि भाई पूरे भारत में है और पूरे भारत में हजारों जगह अलग अलग गांव, शहर, सिटीज, बड़े सिटीज, छोटे सिटीज, यानी इस तरह से कई कारखाने हैं, कई ऐसे गतिविधियां हैं, उन सारे चीजों को गणना करना क्या पॉसिबल है? तो जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर बोल रहा है कि सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि यह आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुका बात है। यानी यहां पर बोल रहा है कि एकदम इनलॉजिकल, अबसर्ड बात है, हम कैसे उन सारी चीजों को गणना करेंगे। भाई कैसे करेंगे, हर एक अलग अलग जगह में अलग अलग कारखाने हैं, तो उनका गणना हम कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए कि हम कैसे करेंगे उनका गणना। यहां पर बोल रहा है कि आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आप यदि सब सोच रहे हैं तो आपके लिए सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना, सही सोच रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या, यानी जो उसका रियल नंबर है, वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य कितना हुआ, 2 लाख रुपया हो गया। यानी यहां पर कह रहा है 2 लाख नहीं, 20, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 2 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 किलोग्राम, 2 लाख। यहां पर क्या बोल रहा है उसको समझिए। आप ये देखिए कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, क्या उत्पादन को गिनना है, योगफल करना है? वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हम देखते हैं उत्पादन जो कर रहे हैं, सपोज दैट कोई किसान है, यानी जो प्राथमिक सेक्टर का कोई व्यक्ति है, वो गेहूं उत्पादन कर रहा है और उसके पास यानी टोटल एरिया में, टोटल उस राज्य में, उसके यानी टोटल राज्य में मिला करके गेहूं का जो मात्रा हो गया वो
10,000 किलोग्राम हो गया है ना, 10,000 किलोग्राम हो गया, तो हम 10,000 किलोग्राम को काउंट क्यों करेंगे भाई? हमें पैसों से मतलब है, तो हम वो कैसे बिकता है, यानी सपोज हम मानते हैं कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है, तो हमें क्या करना है कि जो पैसा होगा यानी उस मूल्य की गणना करना है। अब आगे देखिए कि 15 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल का मूल्य 7,500 होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्र के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। यानी जैसे हम यहां पर गणना किए उसी प्रकार हर एक क्षेत्र के मूल्यों की क्या की जाती है, गणना की जाती है, समझे। और उसके बाद उसका क्या करते हैं, योगफल प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन सारी चीजों को गणना करने के बाद हम उसका योगफल प्राप्त कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है ना। अब आगे देखिए, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए कि यहां एक सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या सावधानी बरतने की जरूरत है भाई? अभी हम लोग पूरा देख के आए हैं कि पूरा वस्तु को ना गिन करके हम उसके मूल्यों को गिनते हैं, है ना, और इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों में गणना करते हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि ध्यान रखिए कि यहां एक क्या है, सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा, वस्तु हो गया या सेवा हो गया, की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का औचित्य है। देखिए यहां पर जो बोल रहा है कि जो हम लोग, जैसे अभी हम लोग देखे ना कि सपोज हम मक्का की बात करते हैं, मक्का हम बेचते हैं, तो हम उसका मूल्य की गणना तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग मूल्य की गणना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें उसके मूल्य की गणना करने की जरूरत है हर जगह पे? बिल्कुल नहीं है भाई। अब हम देखिए उस जो मक्का है, यहां पर मक्का या गेहूं क्या एग्जांपल ले लीजिए, गेहूं का ही एग्जांपल ले लीजिए। मक्का को मिल में उससे जो उत्पादित वस्तु है हम उसका भी गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार आप गेहूं का एग्जांपल ले सकते हैं कि गेहूं के जो मूल्य है उसको हमें गणना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि गेहूं जो मिल में जा रहा है, अब मिल से जो उत्पादित हो रहा है, उत्पादित जाकर जाता है बिस्किट फैक्ट्री में, और बिस्किट फैक्ट्री इसके बाद जब वस्तुओं का सेवा पहुंचाता है यानी लोगों तक पहुंचाता है, तो उसका मूल्य क्या है, हमें उस चीज की गणना करने की जरूरत है। जैसे यहां पर बोल रहा है 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा किसे मिलता है, 25 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ यहां पर क्या करेगी, जो बिस्कुट कंपनी है वो आटा के साथ सिर्फ तो आटवे ना के नहीं बाजार में बेच देगी, वो आटा के साथ और कुछ भी मिलाएगी, है ना। तो यहां पर देखिए आटा, अब बिस्कुट जो कंपनी है, और जो बिस्किट कंपनी है, बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी भी मिलाती है एवं उसके साथ तेल भी मिलाता है ना। जो कंपनी है चीनी तेल वगैरह सब कुछ मिलाता है। अब चीजों का उपयोग कराती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, और वह बाजार में उपभोक्ताओं को 80 में यानी टोटल जो बिस्किट 25 रुपये ले लिया अपना वो आटा, और उसको टोटल मिला करके जो है 80 में यानी 20 रुपये प्रति पैकेट, एक पैकेट बनाता है, कैसे 20 रुपये प्रति पैकेट, और उस प्रकार 80 में टोटल बेच देता है, तो बिस्कुट बेची जाती है। अतः बिस्कुट सही अंतिम उत्पादन, बिस्कुट ही क्या है, बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही गणना क्यों की जाती है। अब यहां पर देखिए, यानी जो वस्तु है उपभोक्ताओं तक अंतिम मूल्य के रूप में जो पहुंचता है हम उसकी गणना करते हैं। लेकिन यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन कि केवल अंतिम मूल्यों, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों करते हैं, क्यों की जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर देखिए, यानी दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसे वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी बीच वाली हैं। अब देखिए एक बार गेहूं बिका,
फिर इसके बाद आटा बिका, फिर इसके बाद बिस्कुट बिकेगा। तो हम एक वस्तु को 3 बार हमें योगफल करना होगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो 20 रुपया हो तो 20 रुपया उसका लागत है भाई, तो वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 5 रुपए कमा रहा है, तो हमें 5 रुपए को अलग से निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार जो बिस्किट जो कंपनी है वो कंपनी 25 रुपये आटा ले रही है, जबकि उसको 80 रुपये बेचते हैं वो 4 पैकेट में, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि उसमें चीनी भी मिलाता है, तेल भी अपना घर से वो लगाता है, इसका अलग अलग कॉस्ट होगा। तो इसलिए हम ये मध्यवर्ती चीजों को नहीं जोड़ करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अंतिम उत्पादित वस्तुओं को गणना करते हैं। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, और अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अब देखिए यहां पर जो बोल रहा है, जो बिस्किट 80 रुपए पैकेट दिया गया उसमें 20 वाला भी शामिल है, क्योंकि जो 25 वाला बेचा वो 20 वाला अपना ले करके बेचा है, और 25 वाला जो बेचा है, जो 80 वाला बेचा वो 25 ले करके बेचा है। यानी इसमें क्या है, ये सारा चीज शामिल होता है। और बिस्कुट जो है, और बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 80 में पहले से ही आटा का मूल्य 25 शामिल है। बिस्कुट, आप देखिए बिस्कुट 80 में बेच रहा है, लेकिन उसमें आटा का मूल्य शामिल है। इसी प्रकार अन्य जो सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा, है ना। जैसे चीनी वगैरह, गन्ना वगैरह से गुड़ चीनी, इस तरह से सब चीज क्या होगा, यानी वस्तुओं में शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में। तो मूल्य की कई बार गणना करते हैं। समझ में आया कि हम एक मूल्य को कितना बार गणना कर रहे हैं। इसीलिए हम मध्यवर्ती चीजों को गणना नहीं करते हैं, बल्कि जा करके हम अंतिम वस्तुओं की गणना करते हैं, क्योंकि जो मध्यवर्ती होता है वो इंक्लूड हो जाता है जो फिनिश गुड्स होता है उसमें, है ना। अब यहां पर आप यहां पर देखिए, बोल रहा है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, यानी जितने भी क्षेत्रक हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। समझ में आया कि जो अंतिम मूल्य है उस वर्ष में कितना उत्पादित हुआ है, उन सारी चीजों को क्या करता है, गणना करता है, यानी जानकारी प्राप्त करता है। अब देखिए तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी सघउ, इसको इंग्लिश में जीडीपी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। अब देखिए यहां पर जो जीडीपी होता है, यानी सकल घरेलू जो उत्पादन होता है, वो क्या होता है। जैसे यहां पर आपसे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, भाई सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है, तो आपको वहां पर आप क्या लिखेंगे, वहां पर जाकर के आपका जो मोटिवेट होंगे ना वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सकल घरेलू क्या होता है, किसी पार्टिकुलर वर्ष में, किसी भी पार्टिकुलर वर्ष में, पूरे वर्ष में जितना भी उसका क्या हुआ, विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं की अंतिम, यानी यहां पर सभी वस्तुओं या अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य है, या सेवाओं का भी क्या है, अंतिम मूल्य है। समझ में आया। अर्थात क्या है, विशालता प्रदर्शित करता है, यानी ये जो जीडीपी है वो क्या करता है, सकल घरेलू उत्पादन जो है विशालता प्रदर्शन करता है कि कौन सा देश कितना उत्पादन किया। समझ में आया यहां तक, आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। यहां पर बोल रहा है जो भारत में सकल घरेलू उत्पादन मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है,
यानी देखिए, यह काम जितना हम सकल घरेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं, क्या वह इजी काम है भाई? बिल्कुल इजी काम नहीं है, समझे? यानी यह एक कठिन काम है और यह कठिन काम को केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के क्या मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रों शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। समझ में आया? जो वो मंत्रालय है वो क्या करता है, जो उस क्षेत्र यानी उस राज्य, कोई राज्य हुआ या कोई केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तो उसमें अधिकारी होते हैं। हर एक जिला के अलग अलग अधिकारी होते हैं, जो मेन अधिकारी होते हैं, है ना? तो हर एक अलग अलग अधिकारी होते हैं, हर एक राज्य का अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो उन अधिकारियों के थ्रू क्या करते हैं, वो उसको पता करते हैं, है ना? और इस तरह से क्या करते हैं, जीडीपी का अनुमान लगाते हैं। अब यहां पर अगला हेडिंग जो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्षेत्रकों, यहां पर क्या बोल रहा है, क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, सामान्यतः, यानी सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहता है। यानी यहां पर जो जितना भी विकसित देश जो हुए हैं, जो विकसित देश हैं, उनमें आप यदि देखेंगे, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि उनका जो प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे अगर हम यहीं पर भारत की बात करते हैं, भारत में मेडिवल पीरियड में क्या था, वहां पर सिर्फ आपको कृषि पशुपालन देखने को मिलता होगा। सिंधु सभ्यता में क्या था, वहां भी आपको पशुपालन था, कृषि वहां भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन वहां औद्योगिकरण भी शुरू हो गया था, है ना? लेकिन हम मेडिवल पीरियड में देखते हैं, यह जो अंग्रेज सिस्टम आया था, उसमें क्या उनका मेन पर्पस क्या था, वो टैक्स वगैरह लेते थे, किससे, कृषक से, लोगों से, जो किसान वगैरह खेती किया करते थे। तो यहां पर वही बता रहा है कि जो आर्थिक सक्रियता, यानी जो भी विकसित देश हुए हैं, उनका आर्थिक सक्रियता सबसे पहले जब प्रारंभ हुई है, वो प्राथमिक क्षेत्रक से ही प्रारंभ हुआ है, समझे? यानी क्षेत्रक रहा है। जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे और शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़ने लगे। समझ में आया? धीरे धीरे विस्तार हुआ, और इसका विस्तार हुआ तो लोग अलग अलग गतिविधियों से क्या हुए, जुड़ने लगे। जैसे कोई व्यक्ति सैनिक से जुड़ने लगा, कोई व्यक्ति व्यापारी से जुड़ने लगा, कोई व्यक्ति प्रशासनिक सेवा से जुड़ने लगा, है ना? तो इस तरह से क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ और हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से जुड़ने लगे। समझ में आया? यहां पर आगे देखिए, फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थे। यानी इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, जितने भी उत्पादित जो वस्तु हैं, वो वस्तु कहां से उत्पादित हुए हैं, तो प्राकृतिक उत्पादन थे, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आते थे और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। अभी भी लोग, अधिकांश लोग के क्षेत्र में रोजगार करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार करते हैं, और पहले भी अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। समझ में आया? अधिक लंबे समय, जैसे 100 वर्षों से अधिक, लंबे समय का मतलब क्या चीज, 100 वर्षों से अधिक के बाद, और विशेषकर विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखानों अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। देखिए, जितना भी लोग पहले जो खेती से जुड़े हुए थे, जिनका अपना जमीन नहीं था, वो दूसरे की जमीन में खेती वगैरह करते थे,
तो जब आया, जब उद्योगीकरण आया, निर्माण उद्योग आया, तो क्या हुए, लोग उससे जुड़ने लगे। और जो हुआ एक जो प्राथमिक क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो उससे यानी द्वितीय क्षेत्र वाले लोग से जुड़ने लगे, यानी अधिकांश लोग अब क्या हुए, कारखानों में काम करने लगे, है ना। और उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। पहली बार जब भारत में यहां पर कारखाना लगाया गया था तो लोगों को उसमें काम करने के लिए मजबूर किया गया था, यानी जबरदस्ती काम करवाया जाता था, समझे। यहां पर देखिए जैसे कि बता रहा है, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे थे। यानी जो सस्ती दर पे जो उत्पादित वस्तु था उसका क्या करते थे, इस्तेमाल करने लगे, और कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा, और इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। यानी जो लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं निर्भर करते थे, अब उनका जो क्षेत्र में परिवर्तित हो गया और द्वितीय क्षेत्र में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसका महत्व बढ़ने लगा, और जब महत्व बढ़ने लगा तो खाली समय में यानी बंद समय में भी इसमें काम चलता था, समझे। यानी क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है, जो विगत 100 वर्षों में, यानी जो फिलहाल 100 वर्षों में, आप रिसेंटली जो 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। जैसे पहले जो है प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तित हुआ, अब जो द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, यानी इसमें क्या हुआ, पुनः बदलाव हुआ, और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा। अधिकांश जो श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं, और विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। जितने भी विकसित देश हैं तो उसमें सारे विकसित देशों में यह समान लक्षण देखने को मिला। ऐसा नहीं कि किसी में तुरंत से एक कोई जादूगर आया है, जादूगर इन सबको सेवा क्षेत्र में जोड़ दो, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जो है सभी देशों, जितने भी विकसित देश हैं उनका ये समान रास्ता रहा, और इन विकसित देश हैं, सारे विकसित देश इसी रास्ते से चल करके आज विकसित तक पहुंचे, यानी आधुनिकीकरण में पहुंचे हैं। समझ में आया। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या चीज है कि भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर भी आपको मिलेगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और अंडरलाइन करते हुए चलना है। यहां पर बोल रहा है कि विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तित हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। यानी जो भी यहां पर आप देखें इसको हम अगले खंड में, इट मीन्स कि हम आगे देखेंगे इसको, है ना। यहां पर आगे देखिए, ये सब विचार करने वाली बात है ना। सब खाली समय विचार करते रहना, ही नहीं कि फोन से बतियाते रहना, तुम लोग बहुत कचरा होता है। खाली समय मिलेगा तो लाल पेड़ हरी करने लगेगा, है ना। विचार करना है इसको खाली समय में, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, हम भी बताते हैं आप लोग को, है ना। देखिए यहां पर विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है। कितना अच्छा विचार करने वाली बात है। 4-5 को एक जगह बैठ जाओ, स्टैटिस्टिक वीडियो में बताया है ना कि 4-5 को एक जगह बैठ के अंतिम समय में तैयारी किया जाता है, तो इसमें 4-5 को एक जगह बैठ जाओ। अब खचरा को बैठाना नहीं है, जो पढ़ने लिखने में अच्छा होगा उसी को बैठाना है। तो इसमें क्या करना है, इसको चर्चा करना है, तो वहां पर अलग अलग जो सभी लोग हैं उनका विचार अलग निकलेगा। इसके बाद सभी को कंपाइल करके आप इसका उत्तर लिख देंगे। समझ में आया। यहां पर देखिए, यहां पर इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, राइट। यहां पर थोड़ा सा ये समझाने वाली बात है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, यानी हम इसको देखें।
आज खत्म नहीं होगा, आज खत्म नहीं होगा, है ना, कल क्लास में खत्म होगा, कल की क्लास में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस पेज में ऐसा ही रहेगा, है ना, आप अपना बुक ले लेंगे तो वहां पर समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भारत में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, है ना, जिसमें आलेख तीनों क्षेत्र को, यानी जो ये आलेख है प्राथमिक क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक, यानी द्वारा क्या चीज, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, तो तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों में यानी 1973 से 74 और 2013 से 14 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन दोनों वर्षों के आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक है, यानी तुलना मतलब यानी उनसे कंपेयर करना, और ये एविडेंस के तौर पे प्रमाणित है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, यानी जितना जो उत्पादन है उसमें कितना वृद्धि हुआ। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है 1973-74 का है। 1973-74 में आपको कितना तक था, जो 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख तक था, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा था। लेकिन अभी आप वही वर्तमान समय में देखिएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 55 लाख से ज्यादा लोग अभी क्या चीज रोजगार से जुड़े हुए हैं। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र, इसमें देखिए ये जो कलर है, ये जो ब्लू कलर है वो प्राथमिक क्षेत्र को दिखाता है, और जो रेड कलर है द्वितीय क्षेत्र को दिखाता है, और ये जो कलर है दूसरा पता नहीं कौन कलर है, ये तृतीय क्षेत्र को दिखाता है। समझ में आया? तो यहाँ जो 2013 के न्यूनतम वर्ष जिसके लिए तुलनीय आंकड़ा उपलब्ध है, यहां पर आप ये आंकड़ा है, समझे। अब यहां पर जो बोल रहा है आप इसको पर देखिए, यानी सन 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना का प्रदर्शित करती है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विचार कर रहे हैं, है ना। आप आगे इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, है ना। अब आप इसको शायद आई होप कि आप इसको देख लिए होंगे और अपने बुक में भी आप देख लिए होंगे, तो थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, जो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, आप देख रहे होंगे कि उत्पादन में धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने लगा, जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, और देखिए यहाँ पर ये क्या है, तृतीय क्षेत्र, कैसे उसका उत्पादन बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना ये डाटा को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 1973 से 74 में लोग सबसे ज्यादा जो है प्राथमिक क्षेत्र में लोग निर्भर है, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे 1900 यानी अब उसमें द्वितीय क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं और तृतीय क्षेत्र में और भी कम लोग, यानी इससे ज्यादा है, द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा है ना। तो यहाँ पर आप डाटा को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आप इसको समझिए थोड़ा सा, है ना। बोल रहा है कि 1973 से 74 में और 2013 से 14 के बीच जो 40 वर्षों में, यद्यपि जो सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013 और 14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक और प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र को पछाड़ते हुए ढकलते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे आगे निकल गया। समझ में आया? ये कब निकला, 2013-14 में, है ना, 2013-14 में।
यहाँ पर देखिए यानी 2000 क्या बोल रहा है 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए यानी उन्हें अपने स्थान से हटाते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यहां देखिए भारत में तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, बिल्कुल कई कारण हो सकते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया भाई, बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग कारण हो सकते हैं, है ना। तो देखिए जो प्राथमिक प्रथम किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल यानी प्रथम कारण तृतीय क्षेत्र इतना ज्यादा विकसित क्यों हो गया, इतना महत्व इस महत्वपूर्ण क्यों होगा, वो है पहला कारण बता रहा है कि किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्य जो कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। जब क्या होता है इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है, इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। जहां पर जो विकासशील देश होता है, विकसित, अल्प विकसित और विकासशील देश, और विकासशील देशों में ये जो सारी जो जिम्मेवारी है वो कौन उठाती है, तो सरकार उठाती है ना। अब दूसरा कारण है, पहला कारण आपने जान लिया, अब दूसरे कारण को समझो। दूसरा कारण को समझो जो द्वितीयक है, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसे सेवाओं का विकास होता है, और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतना ही अधिक होगी। दूसरा कारण ये है ना। अगला कारण देखिए, जिसमें तीसरा कारण है जैसे जैसे आय बढ़ती है यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, कुछ लोगों अन्य से कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू करते हैं। और आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। यानी जहां पर क्या होता है, लोगों का इनकम बढ़ता है, आय बढ़ता है, ये सारी चीजें उन्हें निजी तौर पे चाहिए, है ना, सार्वजनिक तौर पे नहीं चाहिए, निजी तौर पे चाहिए। और ऐसे आप नगरों में देख पा रहे होंगे, समझे। अब देखिए यहां पर आगे, यहां चतुर्थ जो कारण है यानी जो चौथा कारण है, चौथा कारण है कि विगत 10 वर्ष यानी दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है, और इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इस जो आजकल जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, इसको हम अध्याय कहां पर पढ़ेंगे, अध्याय 4 में विस्तार से पढ़ेंगे, समझे। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंकेड है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर आगे, यहां पर देखिए कि अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। यानी सेवा क्षेत्र है, उन सेवा क्षेत्र में भी
सभी सेवाओं में, जो सभी सेवा है उसमें समान रूप से समृद्धि यानी वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में जो सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों और लोगों को नियोजित करते हैं, एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अब जो सेवा क्षेत्र है, जो रोजगार है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो सेवा क्षेत्र में जिन्हें भेजा जाता है, वो एक क्या है, वो सीमित साधन है। यानी वो क्या चीज है, वो मतलब बोले तो वो सीमित है, और जिसमें कि अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और उसमें भी सीमित है। तो सीमित में क्या वो बुड़बक आदमी के लेगा, अनपढ़ आदमी के लेगा, बकरोल आदमी के लेगा? नहीं ना, वो जो शिक्षित होंगे श्रमिकों को शिक्षित को रोजगार उसे मिलेगा, है ना। शिक्षित यानी कुशल और शिक्षित, एक्सपर्ट एंड एजुकेटेड श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर जो बहुत अधिक जो संख्या है वो छोटे मोटे दुकान में अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कर रही है, अपना लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वहन कर पा रहे हैं, और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक नहीं है। बताओ कि लोग छोटे छोटे दुकान में क्यों लगे हुए हैं, ठेला में लोग क्यों लगे हुए हैं, बीच में चौराहा में गुमटी लगा करके क्यों लोग लगे हुए हैं? क्योंकि उनके पास और ज्यादा विकल्प ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? अब देखिए यहां पर जो ये इन सेवाओं में इसलिए लोग लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प यानी अन्य ऑप्शंस नहीं है, और इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी अगले अध्याय में जो विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कुछ ही भागों में विस्तार हो पा रहा है, वो चीज बताना चाह रहा है। समझ में आया? अब देखिए अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। अब यहां पर देखिए जो अधिकांश लोग हैं वो कहाँ नियोजित हैं, तो इसमें आप उसको जानने के लिए आपको ये जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये है आलेख 2 में। ये आलेख 2 को आप देखिए, ये आलेख 2 को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अधिकांश लोग कहां पर नियोजित हैं, लगे हुए हैं, कहां पर लगे हुए हैं, है ना। तो इसमें देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में 2073-74 में लोग कितना है, 40% लोग हैं, और बाकी के जो 10% 11% लोग हैं वो किस पर हैं, उद्योग में, और बाकी जो ये जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस प्रकार से 100% हो गया, 50% लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र में ये तो देखिए 2013-14 में जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग 10 से 11% लोग लगे हुए हैं, और द्वितीय क्षेत्र में लोग 20% लगे हुए हैं, और वहीं तृतीय क्षेत्र में आपको 70-80%, 70-75% आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो है यहाँ पर अब यहाँ से क्लियर होता है कि तीनों क्षेत्रकों की जो प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बदलने महत्व प्रत्यक्ष देख सकते हैं, यानी क्यों बदला वो आप प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट आप देख सकते हैं। यानी देखिए यहाँ भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यदि सकल घरेलू उत्पादन में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तित हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसे ही परिवर्तित नहीं हुआ है। आलेख 3 में 1977 से 1978 में, 1917 से 18 और 2003 में तीनों क्षेत्र को रोजगार की हिस्सेदारी और दिखाता है आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा नियोजित है। देखिए हम जानते हैं कि लोग क्या हुए, परिवर्तित हुए हैं, परिवर्तित प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र, लेकिन रोजगार में परिवर्तित नहीं हुआ है। ये आपको जो आलेख 3 देखा, रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र में 71% लोग हैं, द्वितीय क्षेत्र में 11 और रोजगार सेवा क्षेत्र में 18। वहीं आप 2017-18 में देखेंगे 44% अभी भी लोग हैं इसमें, और बल्कि 25 और 31%। समझ में आया कि अभी भी लोग किसमें हैं, रोजगार के रूप में प्राथमिक क्षेत्र में ही नियोजित हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का एक ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण
क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जो अवसर होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी होता है, उसका सृजन नहीं हो पाया है। समझ में आया? यहां पर देखिए, यानी अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम हुआ है। 14 सेवा क्षेत्र में 14 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार उत्पादन में कितना? केवल और केवल 5% वृद्धि हुई है। आप इसको समझ पा रहे होंगे, है ना? ये देखिए, परिणामतः क्या है? देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन योगदान लगभग 1/6 भाग है। यानी 1/6, 6 में केवल और केवल 1 भाग उनका योगदान है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? केवल और केवल 1/6 भाग योगदान है, और इसकी तुलना में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? अब देखिए, जो अपना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक में, जो सकल घरेलू उत्पादन में जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो 1/6 भाग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी का जो 5 भाग है वो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या जो प्राथमिक क्षेत्र में इतना सारा जो लोग लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता के अनुसार कम काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? समझ में आया? अब यहां पर आगे देखिए, क्या इसका अर्थ है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? इसका कारण ये भी हो सकता है, वहां कृषि में जितना की आवश्यकता नहीं है उससे अधिक लोग उसमें लगे हुए हैं। अतएव यह आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तब भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को अल्प बेरोजगारी है, नहीं तो वो पूरा बेरोजगार है और नहीं तो पूरा रोजगार है। वो कैसे हैं? अल्प रोजगार वाले व्यक्ति, रोजगारी वाले व्यक्ति हैं। कौन में? जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी यहाँ पे कहना है कि जो लगे हुए हैं, जितना लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक में, जो जीडीपी में जितना प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, उसमें उनकी एफिशिएंसी के अनुसार बहुत कम हो रहा है, लेकिन जितने लोग उसमें लगे हुए हैं उतना लगने की उसमें जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? उतना लगने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें आधे लोग भी कर देंगे, यानी उससे कम भी लोग रहेंगे तो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और यदि आधे लोग भी हो जाएंगे तो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? जिसमें आप देखिए, एक छोटे किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उनके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं, परंतु किसी भी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प रोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, किसी पास 2 हेक्टेयर जमीन है, अब उस घर में जितने भी सदस्य हैं सभी लोग उसी में पूरा वर्ष भर लगे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कभी अरहर बुन रहे हैं, कभी क्या बुन रहे हैं, और उसी में लोग लगे हुए हैं। लेकिन उनका जो काम है, जो वो श्रमिक है, वो श्रमिक क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। अब डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। यानी वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी कहते हैं।
समझ में आया? लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम करते हैं और इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब वहां पर देखिए जितना भी लोग हैं वो तो अपना क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं, इसीलिए उसको अल्प बेरोजगारी को छुपाने के लिए, ऐसे बोलेंगे बेकार लग जाएगा, अल्प बेरोजगारी बोल देंगे तो उसको दुख लग जाएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं से अलग है, यानी खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे जो प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। खुली बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, यानी वे लोग उससे तो बेहतर हैं जो ऐसे ही बेकार में बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं बेकार में बैठे हुए हैं उनसे तो वे लोग बेहतर हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। यहां पर आगे देखिए, यहां पर बोल रहा है अब मान लेते हैं कि एक जो भूस्वामी यानी क्या है, सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े में ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। यानी यहां पर जो बोल रहा है, जो लक्ष्मी के परिवार के बारे में आप वहां पर देखें जिसमें 5 सदस्य हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अब एक जो अगला व्यक्ति है सुखराम, अब जो सुखराम आता है जो लक्ष्मी के परिवार से 2 व्यक्ति को ले जाता है अपने यहां काम करने के लिए, तब भी उनमें कोई परिवर्तित यानी उन्हें कृषि में कोई परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वे लोग यानी छोटे भूभाग पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोग के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। अब दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं, एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। यानी जो लोग भूमि में उत्पादन कर रहे हैं वो पहले जैसा ही उत्पादन करते रहेंगे, लेकिन उनका जो इकोनॉमी में क्या होगा, वृद्धि होगा, ग्रोथ होगा। समझ में आया? अब जब देखिए यहाँ पर जो भारत में जो लक्ष्मी की तरह लाखों किसान है, लक्ष्मी के जो सदस्य हैं उसकी तरह लाखों किसान है, इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों के कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और जो समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। यानी जो अन्य अगर काम कर रहे हैं तो उनसे क्या होगा, उनके आय में वृद्धि होगा। देखिए यहां पर बोल रहा है अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में भी हजारों जो अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, वे प्लम्बर, पेंटर, जो मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं, उनमें कई जो रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़क पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अब देखिए जो सेवा क्षेत्र है, जिस सेवा क्षेत्र में जो किसी अन्य व्यक्ति को सेवा दे रहा है, यानी तृतीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, तो उनके साथ भी यह कंडीशन हो सकता है। शहरों में देखते होंगे कि लोग रोजगार ढूंढते रहते हैं, कोई पेंट करने वाला है तो वो कर रहा है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो वो उसके बदले क्या कर रहा है, ठेला वगैरह का काम कर रहा है, ठेला वगैरह खींच रहा है, ठेला में बेच रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके साथ बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है, यानी अच्छा अवसर, बेहतर अवसर नहीं है। अब यहां पर देखिए ये जो अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा या कैसे होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज की क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं।
और आज का जो सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।